वेलकम टू ध्रुवा क्लासेज। ध्रुवा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज हम देखेंगे जो संविधान के 22 भाग थे, हम उन पर चर्चा करेंगे कि संविधान के 22 भाग कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से थे। भाग एक आप ऐसे लिख सकते हो, एक साइड में लिख सकते हो भाग, एक साइड में लिख सकते हो कि उनमें क्या था, विवरण लिख सकते हो यहाँ पे, और दूसरी साइड में लिख सकते हो अनुच्छेद कि कौन कौन से अनुच्छेद थे। ठीक है, अगर हम ये हम एक इंडेक्स के तौर पर तैयार कर सकते हैं। भाग यदि एक की बात की जाए, भाग एक में की यदि हम बात करें तो भाग एक में है भारत जो है संघ है तथा उसका राज्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये है संविधान के भाग एक में। ठीक है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की इसमें क्या की गई है, बात कही गई है। अगर अनुच्छेद की इसमें बात की जाए, अनुच्छेद को थोड़ा सा हम और इधर लिख लेते हैं। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद है 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाग 2 में क्या बताया गया है। भाग 2 में हम यदि बात करें, भाग 2 की हम बात करें तो भाग 2 में बताया गया है कि जो भारत संघ में जो उसका राज्य क्षेत्र है, जो व्यक्ति यहाँ रहेंगे, यानी मतलब नागरिकता को लेके इसमें प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता से संबंधित जो बातें बताई गई हैं वह संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5 से 11। अगर 5, 6, 7, 8, 9 इन अनुच्छेदों की बात करें तो ये संविधान जिस दिन लागू हुआ था आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन इनको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो हम देखेंगे भाग 2 में है नागरिकता और अनुच्छेद होगा 5 से 11। अब हम देखेंगे कि भाग 3 में क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, भाग 3 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। मूल अधिकार हमारे संविधान में 2 प्रकार से दिए गए। पहला मूल अधिकार जो सभी व्यक्तियों के लिए हैं, दूसरा मूल अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए है। व्यक्तियों के लिए और मूल अधिकार और नागरिकों के लिए मूल अधिकार, इन दोनों में यह अंतर है। व्यक्तियों के लिए जो मूल अधिकार हैं वह सभी नागरिकों के लिए तो हैं ही हैं। इसके अलावा जो विदेश से जो लोग आए हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, उनके लिए भी यह अधिकार प्राप्त हैं। यानी जो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। और दूसरे तरीके के मूल अधिकार हैं केवल मूल अधिकार, जो अपने नागरिकों को प्राप्त हैं। तो 2 प्रकार के मूल अधिकार हो गए कि जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, और दूसरा टाइप हो गया जो व्यक्तियों को प्राप्त हैं। मूल अधिकारों के बारे में और हम अधिक जानकारी अपने मूल अधिकार वाले चैप्टर में देखेंगे। तो तीसरा हो गया हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात करें तो ये अनुच्छेद 12 से 35। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम इंग्लिश में कहें तो DPSP भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो राज्य जो होगा उसको कुछ नीति निर्देश दिए गए हैं संविधान के द्वारा कि जब आप अपने यहाँ कुछ नीतियों का निर्माण करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है, वो राज्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 से 51।
इसके अलावा हम देखेंगे भाग 5। भाग 5 में है, इससे पहले हम देखेंगे भाग 4 का कै। भाग 4 का जो कै है वह है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है 51 कै में, अनुच्छेद 51 कै में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अब हम देखेंगे भाग 5। भाग 5 में बताया गया है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। सरकार के बारे में बताया गया है, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद चलते हैं 52 से लेके 151 तक। भाग 6 में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यानी मतलब राज्य सरकार। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक बताया गया है। और ये भाग 7 में है 238, अनुच्छेद 238 है, जिसका 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो हम लिख सकते हैं 7वें संविधान संशोधन में से निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 भागों पर हमने चर्चा की। भाग 1 में दिया है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 कै, इसमें बताए गए मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 कै में है। भाग 5 जिसमें संघ सरकार के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में है। तो ये चलता है अपना अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार, जिसमें कि अनुच्छेद 152 से 237 तक का विवरण है। भाग 7 में है अनुच्छेद 238 है, जिसका 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अब हम आगे के भागों को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। भाग 4 कै मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे भाग 8। भाग 8 की बात करें तो इसमें जो संघ शासित प्रदेश हैं उन पे उनके शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो भाग 8 में यूटी के बारे में हम कह सकते हैं कि यूटी के बारे में बताया गया है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 239 से 242 तक इसमें है। भाग 9 की बात करते हैं। भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें हैं, तो पंचायतों का वर्णन है 243 ए, क्योंकि बाद में जोड़ा गया इसलिए हम कैपिटल लिखेंगे। तो 243 ए से 243 ओ तक इसमें वर्णन है। अब हम देखेंगे भाग 9 कै, जिसमें कि भाग 9 कै में है नगर पालिकाएं। भाग 9 कै में है नगर पालिका, जो कि अनुच्छेद है 243 टी से 243 जेड जी तक। 243 टी से 243 जेड जी तक भाग 9 कै में नगर पालिकाओं का वर्णन है। अब हम देखेंगे भाग 9
ख, भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन है। सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। इनको जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन और पंचायतों को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सहकारी समितियां जो कि भाग 9 ख में हैं। इनका अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक इनका वर्णन है। ठीक है। ये हो गए हमारे भाग 9 ख। अब हम देखेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है और अनुच्छेद आता है इसमें 244। तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद आता है 244। अब आ जाइए भाग 11। तो भाग 11 में जो केंद्र सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हम कह सकते हैं केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है। केंद्र व राज्य संबंध। ठीक है। यहाँ अनुच्छेद आएगा 245 से 263। यदि हम भाग 12 की बात करते हैं अब, तो भाग 12 में भी यहाँ तो है प्रशासनिक संबंध। ठीक है। भाग 12 में भी केंद्र व राज्य संबंध है, लेकिन यहाँ पे है वित्त से जुड़े मामले आ जाएंगे। ठीक है। और ये आता है 264 से लेके 300 तक। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाग 13 में क्या है। तो भाग 13 में है अंतर राज्यों में जो व्यापार होता है उससे संबंधित है और अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307। अनुच्छेद 301 से 307 आता है इसमें और अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है ये। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़ा हुआ है भाग 13। भाग 8 में हमने देखा यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों के बारे में है। भाग 9 में देखा पंचायतें जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और इसमें अनुच्छेद है 243 ए से 243 ओ तक जाएगा ये। भाग 9 के में हमने देखा नगर पालिका जो कि 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और इसमें अनुच्छेद है 243 टी से 243 जेड जी तक। भाग 9 ख में हमने देखी सहकारी समितियाँ जो कि 97वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई और ये जाएंगी 243 जेड एच से जेड डी तक। भाग 10 में देखें हमने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान हैं जो कि जाएगा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत। भाग 11 में हमने देखा केंद्र व राज्यों के संबंध जो कि प्रशासनिक तरीके से हैं उनके बारे में, यह है अनुच्छेद 245 से 263 तक। और भाग 12 में केंद्र व राज्यों के मध्य जो वित्त संबंध हैं वो है अनुच्छेद 264 से 300 तक। और भाग 13 में है अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये है अनुच्छेद 301 से 307। अब हम देखेंगे आगे के भाग। तो आगे के भाग देखते हैं और ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि अक्सर यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके अलावा यदि आप पॉलिटिकल साइंस
पढ़ते हो तो आपको यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। देखिए दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारा पढ़ने के साथ साथ हमें केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ने से कभी भी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। हाँ, वो बात अलग है, हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मैं ये भी मानता हूँ आज के समय में एग्ज़ाम करना हमारी सब लोगों की पहली प्राथमिकता है, लेकिन मैं आप सभी से यही कहूँगा कि हमारी पहली प्राथमिकता एग्ज़ाम क्लियर करने के साथ साथ उस विषय में अपनी सूझबूझ विकसित करना भी होना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी हमें बढ़ाना चाहिए, हमारी नॉलेज को भी हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे भाग 14 की। भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोगों का विवरण है। यूपीएससी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशनों के भी बात है। तो भाग 14 तो हम लिख सकते हैं इसमें लोक सेवा आयोगों का वर्णन है। लोक सेवा आयोग, ये लोक सेवा आयोग जो है ये संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ संघ लोक सेवा आयोग एंड राज्य लोक सेवा आयोग। ये हो गया भाग 14 और अनुच्छेद है अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323। अब हम बात करते हैं आगे भाग 14 कै की। तो भाग 14 कै जो है उसमें अनुच्छेद 323 ए और 323 बी हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और इसमें ट्रिब्यूनलों के बारे में बताया गया है, अधिकरणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राधिकरण, लिख देते हैं हम यहाँ प्राधिकरण या अधिकरण। जो कि जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना। और इसमें अनुच्छेद है 323 ए और बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाग 15। अनुच्छेद तो हमने देख लिया कि इसमें 323 ए और 323 बी हैं, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है भाग 14 के। अब हम देखेंगे भाग 15। तो भाग 15 में है निर्वाचन, और अनुच्छेद चलेंगे इसके 324 से 329 तक। अब हम देखेंगे भाग 16। तो भाग 16 में है SC ST, अब OBC भी जुड़ गया है, एंड एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद है 330 से 342। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे हटा देता हूँ। SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए इसमें प्रावधान है भाग 16 में। ठीक है, भाग 16 हो गए। भाग 14 में हमने देखा संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के में हमने देखा प्राधिकरण, अधिकरण, जिन्हें इंग्लिश में ट्रिब्यूनल कहते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसमें अनुच्छेद आता है 323 ए और 323 बी। जहाँ ये आपको कैपिटल दिखाई दे इसका मतलब है कि ये बाद में जोड़े गए, और जहाँ स्मॉल है यानी जो मूल संविधान में है। ठीक है, भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में है SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित कुछ प्रावधान है, और अनुच्छेद 330 से 342। अब हम देखेंगे भाग 17। भाग 17 की हम बात करें तो भाग 17 में है भाषा या राजभाषा कह लो। ठीक है, और अनुच्छेद है 343 से 351 तक।
भाषा संबंधित है। स्पेशली भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। और ये है अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाग 19। तो भाग 19 में क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अब ज़्यादा नहीं बचे हैं। भाग 19 में है, हमने देखा कि इसमें है प्रकीर्ण करके है और अनुच्छेद है 361 से 367। ठीक है। भाग 20 में है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। यानी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था, ये अनुच्छेद उस समय लागू किए गए थे। ठीक है। तो इसमें आते हैं भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कह लो या संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। और भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया। ठीक है। और इसमें है अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक। और ये हमारा अगला भाग है भाग 22। भाग 22 में बताया गया है संक्षिप्तीकरण। जो भाषा थी वो भाषा हिंदी भाषा, और जो प्रारंभिक नाम वगैरह हैं, लागू होने की तिथि है, ये भाग 22 में बताया गया है। भाग 22 में हम लिख सकते हैं संक्षिप्तीकरण, भाषा और प्रारंभ होने की तिथि, लागू होने की तिथि लिख सकते हैं हम इसे, लागू होने की तिथि। ठीक है। और ये है अनुच्छेद 393 से 395। ये हमारे 22 भाग थे जो कि हमने देखे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। और हमारे चैनल से आप जुड़े रह सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों किया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।